नमस्कार, द मिर्ची न्यूज़.com से मैं मनोवर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं जो जेपी आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले और विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हरिप्रकाश लाटा जी के पास। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, धन्यवाद। तब जिस उद्देश्य के लिए देश ने हम लोगों ने आज़ादी मांगी, पहले हम लोग अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे, अब हम आज़ाद हो गए। क्या वास्तव में हम आज़ाद हैं? इसके भी दो तीन पहलू हैं। सॉवर्निटी के हिसाब से देखें तो हम लोग आज़ाद हैं। अब हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। हम अपने देश में स्वतंत्र चुनाव करवाते हैं, स्वतंत्र रूप से सरकार बनती है, सरकारें बनती है, और हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है। हमारा रक्षा तंत्र जो है स्वतंत्र है। हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा खुद करने में सक्षम हैं। हम शासन हमारा ही है। कोई विदेशी मूल का व्यक्ति हम लोगों पर शासन अब नहीं कर सकता है। उस हिसाब से तो हम लोग स्वतंत्र हैं। दूसरा इसका है कि स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, तो एक तो यही था। जैसा हम लोग जानते हैं कि आज़ादी के समय यहाँ पर कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं थे, बड़े व्यापार नहीं थे। कृषि के क्षेत्र में भी पुरानी ही टेक्नोलॉजी चल रही थी। तो आशा यह थी कि हम चूँकि आज़ाद हो गए हैं तो अब इन सब बातों पर हमारी सरकार ध्यान देगी। लेकिन प्रैक्टिकल में देखने में ये आया कि ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा हो नहीं पाया इसलिए हम कहते हैं कि आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आज भी सबको शिक्षा उपलब्ध नहीं है जितनी होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा का भी है, स्वास्थ्य का भी है, लेकिन देश के हर नागरिक को सही तरीके के ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर। मतलब ये आप कह सकते हैं कि शासक बदला मगर हालात नहीं बदला। हालात बदले, लेकिन जितना बदलना चाहिए था, जिस लेवल तक बदलना चाहिए था, वो नहीं बदले। आज़ाद हुए तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी उनका व्यक्तित्व जरा मिश्रित व्यक्तित्व था। पश्चिम की ओर वो ज़्यादा सोचते थे, पश्चिमी हिसाब से सोचते थे, और दूसरी ओर साम्यवाद की तरफ भी उनका रुझान ज़्यादा था। तो उन्होंने देश को उसी दिशा में बढ़ाने का प्रयास किया। कुछ बड़ी बड़ी सरकारी इंडस्ट्रीज जरूर खुली और कुछ स्तर सुधरा। बाकी क्षेत्रों में भी उन्होंने कुछ कुछ काम किए, और चूँकि साम्यवाद भी उनके दिमाग में था, इसलिए सरकारी औद्योगिकीकरण पर ही उनका ज़्यादा ध्यान रहा। सरकारी कंपनियां ही उन्होंने ज़्यादा खोली, क्योंकि साम्यवादी थे, इसलिए वो सरकारी नियंत्रण हर चीज़ों पर उसी एंगल से वो देखते थे। तो उसके कारण बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। शुरू में तो कांग्रेस का ही वर्चस्व था, बाद में कम्युनिस्ट पार्टियां, फिर सोशलिस्ट, फिर जनसंघ, कई वैचारिक दल भी आ गए। तो एक आपसी संघर्ष बढ़ा, इन दलों का, इन विचारधाराओं का संघर्ष बढ़ा। तो बढ़ने के बाद फिर एक इनका फेनोमेना चलते रहा कि सरकार बनाएं कैसे, और दूसरा चलते रहा सरकार को बचाएं कैसे। तो अब देश की राजनीति ज़्यादातर इसी पर केंद्रित हो गई। ठीक है, वैचारिक आधार पर कुछ कुछ काम होते रहे, जैसे इंदिरा जी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया,
कोलियारीज का नेशनलाइजेशन किया। ये कुछ कुछ काम होते रहे, लेकिन मास स्केल पर जो काम होना चाहिए था, मास को जो जागरूक करना चाहिए था, उसके जज्बात को जो बनाए रखना था, वो नहीं हो पाया। मतलब आज़ादी तो मिली, लेकिन जो उपदेश के साथ हमें आज़ादी मतलब हमने लिया था वो आज कम पूरा नहीं हुआ आज तक। यही निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जहाँ तक देश के नागरिकों के जीवन यापन में जो सुधार आना चाहिए था, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना चाहिए था, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए था, जो रोजगार के क्षेत्र में काम होना चाहिए था, वो अभी भी नहीं। गांधी जी ने 3 स्तरों पर शासन तंत्र की कल्पना की थी। एक केंद्र सरकार, फेडरल देश है हमारा, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकारें, और तीसरे स्थानीय निकाय हमको जिनको कहते हैं ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम परिषद। ये गांधी जी की कल्पना थी कि ये जो ग्राम पंचायतें हैं, ये हमारा विकास का मुख्य हाथ बनेगा, मुख्य हमारा तंत्र बने। जो गांधी जी का स्वराज जो था, स्वराज, गांधी जी का स्वराज था, उद्योगों का विकेंद्रीकरण था। गांधी जी का कहना था कि हम ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की जनता की, ग्रामीण उद्योग धंधों का विकास था। वो सब नहीं हो पाया। प्लानिंग नगर ग्राम में प्लानिंग होगा, वो ऊपर जाएगा, वहाँ से फंड आएगा। अभी उल्टा होता है। पंचायत जो है वो स्वतंत्र होगी, वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी और सुशासन के लिए, मगर आज हो नहीं रहा है, वैसा नहीं हो पा रहा है। और ग्राम पंचायतें जो हैं वो अब उनको कोई महत्व भी वैसा नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे राज्यों में आप सुनते होंगे कि कई वर्षों तक ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं होते हैं। और अब तो जीवन मुखिया जो है वो मुखिया ही रह जाते हैं। अब तो जो हो गया है, तो अब तो प्रोफेशनल लोग जैसे सरकारों में आ रहे हैं, वैसे ही प्रोफेशनल लोग ग्राम पंचायतों में भी आने लगे हैं। मतलब कुल मिला के ये कह रहे कि जनता से सरकार होती थी, मगर आज सरकार से जनता है। दोनों ही बात है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, पुरानी कहावत थी, जैसा राजा वैसी प्रजा। अब इसको हम कह सकते हैं जैसी प्रजा वैसी राजा। इसको आप इस रूप में भी ले सकते हैं कि नैतिक मूल्य और मूलभूत सोच, इसमें ग्रेजुअली काफ़ी गिरावट आती गई है। आप अगर आज किसी 60 साल के व्यक्ति से बात कीजिएगा और उससे पूछिएगा कि आपके समय में कैसा माहौल था, क्या था, कैसे लोग रहते थे, तो आप सुनिएगा, हर एक के मुंह से बड़ा ही सुनिएगा, अरे हम लोगों के समय तो बहुत भाईचारा था, हम लोग आपस में हिलजुल के रहते थे, एक दूसरे से बहुत प्रेम था, एक दूसरे से बहुत स्नेह था, हम लोग एक दूसरे के काम आते थे। नेताओं को बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता था, बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। चाहे नेहरू जी रहे हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, जनता के लिए जवाबदेही था उनका, वो नेता का आदेश मानते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार आह्वान किया कि देश के लोगों को सोमवार को एक शाम का खाना बंद कर देना चाहिए। सारे लोगों ने बंद कर दिया। सारे लोगों ने बंद कर दिया। तो उनसे पूछिएगा तो आपको एक अलग स्थिति मिलेगी। आज से 50 साल के पहले लोगों को पूछिएगा तो उस समय थोड़ा रुझान कम बताएंगे वो। राजनीति में थोड़ी गिरावट भी आने लगी, थोड़ी समाज में बेईमानी भी बढ़ी, करप्शन भी बढ़ा। सरकारी कर्मचारी पहले जो ईमानदारी से काम किया करते थे, उनमें एक करप्शन का भाव भी जगा, पैसे की होड़ भी जगी। तो राजनीतिक प्रतिबद्धता तो 70 के दशक तक रही,
80 के बाद इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई और 80 के दशक के बाद प्रोफेशनल लोग ज़्यादा राजनीति में हावी हो गए। तो प्रोफेशनल लोग जब हावी हो गए तो उनकी प्राथमिकताएं तो अपनी सरकार, अपनी सत्ता वो रह गई। देश का आम नागरिक कहिए या समाज के अंतिम पावदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति कहिए, वो उसकी प्रायोरिटी में नहीं रहा। फिर 80 के दशक के बाद आप आइएगा तो आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना व्यापक हो गया कि अभी कांग्रेस के अंतिम शासन में 9 से 14 तक का जो उनका शासन रहा, उसमें तो देश में इतने बड़े बड़े घोटाले सामने में आए। 2G कहिए, कोयला घोटाला कहिए, तो कॉमनवेल्थ घोटाला कहिए, आदर्श घोटाला कहिए। आज तो एक पूरी लिस्ट बन रही है कि ए से लेकर जेड तक घोटाले ही घोटाले हैं। तो आप कह सकते हैं, इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, सरल भाषा में, कि कलयुग का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। और यह हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, न सिर्फ राजनीति में, राजनीति में भी बढ़ रहा है, ब्यूरोक्रेसी में भी बढ़ रहा है, मीडिया में भी बढ़ रहा है, समाज में भी बढ़ रहा है। एक कंपटीशन लगा हुआ, कौन कितना बढ़ा सकता है। बड़ी अजीब सी स्थिति है। एक सवाल और मैं करना चाहता हूँ। आप जेपी आंदोलन से जुड़े रहे और उससे पहले भी आप विद्यार्थी परिषद में थे और उससे पहले आप आरएसएस में थे, तो आरएसएस में हैं अभी भी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आरएसएस का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, क्योंकि ये एक टॉपिक है जो हमेशा से चला आ रहा है, उस पर मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ। इसमें ऐसा है कि आरएसएस एज ए संगठन जी, इसने अपना एक लक्ष्य तय किया था अपने स्थापना काल से ही, कि इसका मूल जो लक्ष्य है वो हिंदू समाज का संगठन, हिंदू कहिए या भारतीय कहिए, उसका संगठन, और उनमें चरित्र निर्माण करना, उनमें देशभक्ति का जज्बा भरना, उनमें इस देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, समाज के लिए त्याग करने का जज्बा, समर्पण का जज्बा, इस देश के हित में सोचने वाला, अपने आप के विषय में नहीं सोचने वाला, माने पूर्ण तरह से समाज और देश के प्रति समर्पित लोगों को खड़ा करना। और संघ उसी काम में लगा रहा। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर संघ के जो स्वयंसेवक थे पूरे देश में, वो अपने अपने स्तर से राष्ट्रीय आंदोलन में भी, स्वतंत्रता आंदोलन में भी वो लगे रहे। जैसे संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, वो खुद जो है बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन चला था उस काल में, खुद उसके अंग रहे, उसमें शामिल रहे, उसमें गिरफ्तार भी हुए, और बंगाल के सभी बड़े बड़े क्रांतिकारियों से उनके संपर्क रहे। उन्होंने फिर MBBS किया और फिर नागपुर जब चले गए तो नागपुर में भी, चूँकि कांग्रेस ही उस समय मुख्य धारा की पार्टी थी, आंदोलन कांग्रेस के ही नेतृत्व में सारे होते थे, तो उस आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया, वहाँ भी सक्रिय रहे, वहाँ भी जेल गए। और इसी तरह डॉक्टर हेडगेवार साहब ही नहीं, उस जमाने के जितने संघ के लोग थे
वो अपने अपने स्तर से, स्थानीय स्तर से वो आंदोलन में लगे रहे, स्वतंत्रता के आंदोलन में, क्योंकि मुख्य नेतृत्व कांग्रेस के ही हाथ में था, इसलिए उसी के साथ में वो लगे रहे। जी, जैसे कि आप जैसे बोल सकते हैं आरएसएस जो एक आपका संगठन है, उसी से फिर भाजपा जो है वहाँ पे वो मतलब नेता जो भाजपा में मुख्य नेता है वो आरएसएस से ही है। तो मेरा एक सवाल मेरा ये है कि आज देखा हम धनबाद की अगर बात कर लें तो अब ऐसा नहीं है। आरएसएस से भाजपा में जो नेता मतलब आरएसएस भाजपा को नेता देती है, आज वो नहीं है, क्योंकि आज भाजपा का आप कह सकते हैं टेस्ट बदल गया है। वो दूसरी पार्टियों से नेता को आयात कर रही है और उसे पद दे रही है और पोस्ट दे रही है या इलेक्शन में टिकट दे रही है। जनता को ये लगता है, मैं अगर आपकी बात करूं, आप संस्थापना काल से भाजपा के सदस्य रहें, आपने मतलब भाजपा का झंडा को हमेशा बुलंद रखा और जिला अध्यक्ष भी रहे और आप काफ़ी आपका योगदान रहा और आप आज भी आप एक बुद्धिजीवी हैं और लोग बहुत आदर सम्मान से आपका नाम लेते हैं। उसके बाद भी जनता को ये लगता है कि नहीं, भाजपा को आपका योगदान नहीं दिखा। लेकिन आप धनबाद में देख लें, जितने भी आप राणा श्री राज सिन्हा जी को छोड़ दीजिए, इंद्रजीत महतो जी को छोड़ दीजिए, बाकी जितने हैं, आप अगर हम बात कर ले आपका गिरिडीह में रविंदर पांडे जी, तो उनके पिताजी बोकारो के जिला अध्यक्ष थे, कांग्रेस के बोकारो के जिला अध्यक्ष थे। श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता वो फॉरवर्ड ब्लॉक से आई। ऐसे ही बहुत लोग हैं। तो मतलब जनता को ये लगता है कि ऐसा क्यों, अगर भाजपा में तो बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। तो इस पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमें तो खुशी है भाई, हमारी पार्टी बढ़ रही है, नहीं, सब लोग शामिल हो रहे हैं हमारी पार्टी में, तो ये खुशी की बात है। लेकिन जो जिनका योगदान शुरू से रहा, जो आरएसएस में है, फिर उसके बाद भाजपा की पार्टी में आए और हमेशा भाजपा के लिए समर्पित हैं, तो उनको नज़रअंदाज करके अब बाहर से मतलब ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हम लोग अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं, बाकी व्यक्तिगत किसके साथ क्या होता है, डैम केयर। चलिए, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ कि शुरू से जय श्री राम ये नारा रहा भाजपा का, शुरू से। राम भक्त, अगर आप जय श्री राम बोल रहे हैं तो फिर बोलने की ज़रूरत नहीं कि आप भाजपा के सदस्य हैं, ऑटोमेटिकली ये मान लें कि आप भाजपा की हैं, ठीक है। अब ये जो नया आ गया है, कांग्रेस कह रही है कि जय श्री राम, मतलब वो जय श्री राम का मांग रही, कॉपीराइट तो अब भाजपा का है, मगर अब वो कांग्रेस मांग रही खुद को। अब वो चल रहा है मंदिर वाला कि मंदिर तो हमने खुलवाया, राम मंदिर हमने बनवाया। तो अब क्या हो गया, अब श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, भाजपा बदलेगी, जय श्री कृष्ण पे आएगी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बात सही है। आज अगर कहीं पर भी किसी सभा सोसाइटी में अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा दे या भारत माता की जय बोल दे या वंदे मातरम बोल दे, तो लोगों के तुरंत दिमाग में भाजपा आती है कि भाजपा का सदस्य होगा, ये भाजपा का ही होगा, इसीलिए बोलता है। बात थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन जब खुलकर बात करने बैठे हैं तो इस पर भी करेंगे ही। भाजपा को छोड़कर जितने विपक्षी राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, आरजेडी हो, मुलायम सिंह की पार्टी हो और कोई पार्टी हो, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक इस देश में लाखों दंगे हुए हैं, कई तरह के घटनाएं हुई हैं, कई तरह के दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन इन लोगों ने सेलेक्टिव सेकुलरिज्म को अपना लिया। सेलेक्टिव सेकुलरिज्म माने इतने वर्षों में इनको आज तक ऐसा एक भी दंगाई नहीं दिखा जो मुस्लिम समाज से आता हो। दंगाई का तो कोई धर्म नहीं होता। देखिए, दंगाई का
धर्म तो इस हिसाब से इस देश में माना जाता है ना कि वह किस समुदाय से आता है, उसी आधार पर आम आदमी उसको समझता है। हाँ, भले तार्किक दृष्टि से आप कुछ भी कह लें, भले इसको इस रूप में कि नहीं ये सोच गलत है, लेकिन है यही। नहीं, अगर माना ये जो है, अब पूरी बात सुन लीजिए। जी जी, यह जो है दंगाई का कोई धर्म नहीं होता। ये आप या हम जैसे प्रबुद्ध लोग इस बात को कहते हैं, लेकिन इस देश का आम जनता जो है वो ये देखती है कि दंगाई करने वाला किस समुदाय का है, और उस पर फिर वो अपनी राय बनाती है। लेकिन मैंने पहले कहा ना कि ये आज़ादी के बाद से हिंदू दंगाइयों की चर्चा हमेशा होते रही है। आरएसएस जो है दंगाई है, भाजपा जो है दंगाई है, पहले जनसंघ था तो दंगाई है, और ये लोग दंगा करते हैं। बाद में जब राम मंदिर आंदोलन चला तो बजरंग दल दंगा करता है, विश्व हिंदू परिषद दंगा करता है। इस पर सारे विपक्षी दलों ने खूब कहा, खूब कहते हैं। लेकिन ये हुआ सेलेक्टिव सेकुलरिज्म कि हिंदू में जो है तो उस पर तो वो खुलकर आक्रमण करते हैं, खुलकर बोलते हैं, लेकिन जहाँ मुस्लिम समाज की, मुस्लिम वर्ग की बात आती है वो खामोश हो जाता है, तो खामोश हो जाते हैं। जी। तो इसे क्या संदेश जा रहा है पूरे देश में? मगर आज तो कांग्रेस खुल के सामने आई, तो इसमें खुशी तो होगी। इसमें क्या संदेश जा रहा है पूरे देश में? यहाँ का बहुसंख्यक वर्ग के दिमाग में क्या मैसेज जा रहा है कि उनके लिए बोलने वाला कौन है? कांग्रेस कहाँ, बहुसंख्यक समाज के, उनके लिए भाजपा वाले ही। बहुसंख्यक में भाजपा है। और जहाँ तक इस संदर्भ में कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस का भी यही रवैया रहा है, यही एटीट्यूड रहा है। जब आज़ादी के बाद राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ या सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, तो उस समय नेहरू जी के विचार कुछ और थे, और इंदिरा जी के कार्यकाल तक भी लगभग ऐसा ही कुछ रहा। राजीव गांधी ने पहली बार राम मंदिर के संदर्भ में एक स्टेप उठाया, ताला खुलवाने का। तो शुरुआत तो वहीं से हुई। बहुत फेमस है। नहीं, ये आंदोलन तो अब लोग कहते हैं वहाँ तो राम मंदिर का जो इशू है वो 500 सालों से चल रहा है। 1885 से मुकदमा चलने का तो प्रमाण है, कोर्ट के पास उपलब्ध है, बहुत सारे लोगों के पास उपलब्ध है कि 1885 से ये मुकदमा चलना शुरू हुआ, जिसमें एक नया एस्पेक्ट जुड़ा 49 में, जब उस ढांचे में मूर्तियाँ और वो सारा जो एक हुआ, तो उस समय एक नया जुड़ा। उस समय उसमें कांग्रेस के एक दीनदयाल खन्ना हुआ करते थे, वो भी उसमें इन्वॉल्व पाए गए थे, और वो चला। तो राजीव गांधी ने एक बार ये उन्होंने सबको सेटिस्फाई करने का प्रयास किया कि भाई ये भी सेटिस्फाई रहें, वो भी सेटिस्फाई रहें, इसलिए ताला खुलवाने का जो काम जिसको लोग कहते हैं वहाँ शुरू किया उन्होंने। उसके बाद राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में अपने आप को हिंदू दिखलाने का प्रयास किया। वो कई मंदिरों में भी गए और उन्होंने जनेऊ भी पहनी और अपने आप को ब्राह्मण भी कहना शुरू किया, चुनावी लाभ के लिए वो किया।
अब जब राम मंदिर कोर्ट के आदेश से जब राम मंदिर बन रहा है और अब उसकी शुरुआत हो गई है, तो फिर वो अब राम मंदिर की खुशी के गीत गा रहे हैं, बहुत उसका जश्न भी मनाया है, बहुत जगह उन्होंने दीपावली भी मनाई है, दिए भी कांग्रेस जलाए ऑफिस में हैं। भी दिया जला है, हर जगह जलाया गया है। तो क्या आप इस बात को नहीं मानते हैं कि इस देश की पब्लिक नौटंकी से प्रभावित होने वाली नहीं है? ये अपॉर्चुनिस्टिक जो उन लोगों ने कार्यक्रम दिए हैं, उसको तो सब समझ रहा है, बच्चा बच्चा समझ सकता है। तो लोग अब कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना जय श्री राम बोलने पे कि ये कांग्रेस है कि भाजपा के लोग हैं? नहीं, ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। खैर, ये तो थे चंद सवाल जिनका जवाब हम कांग्रेस, भाजपा और तमाम पार्टियों से मांगेंगे, मगर कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिन्हें हम तमाम भारतीयों को खुद से पूछना होगा और खुद ही देना होगा। आज देश की जैसी भी हालत है, इसके लिए हम भी जवाबदेह हैं। रिक्शा चलाने वाले से लेकर हवाई जहाज़ चलाने वाले, यहाँ तक कि देश चलाने वाले का अपना कर्तव्य और फ़र्ज़ है, जिसका निर्वहन करना सबके लिए ज़रूरी है। इसलिए आइए हम और आप आज के दिन ये शपथ ज़रूर लें कि हम अपना फ़र्ज़ देश के लिए ईमानदारी से निभाएंगे। themirchinews.com की तरफ से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की दिल से शुभकामनाएं। जय हिंद।